नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं एक भूगोल के अति महत्वपूर्ण टॉपिक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर को लेकर के आया हूं। यह टॉपिक जो है भूगोल के सामान्य अध्ययन में वैकल्पिक विषय दोनों के लिए सामान्य रूप से प्रासंगिक है। और आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पश्चिमी घाट का एवं पूर्वी घाट में जो एक महत्वपूर्ण अंतर है वह पहला यह है कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। वहीं पूर्वी घाट जो है पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से लेकर के नीलगिरी तक विस्तृत है। दूसरी महत्वपूर्ण जो अंतर है दूसरा वह यह है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। वहीं पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट से कम है और यह जो है 600 मीटर है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई जो है 50 से 80 किलोमीटर है। वहीं पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई जो है पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक है और यह जो है 100 से 200 मीटर है। चौथा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पश्चिमी घाट जो है एक दीवार की भांति खड़ा है जिसे सिर्फ दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। वहीं पूर्वी घाट की विशेषता यह है कि पूर्वी घाट जो है बड़ी बड़ी नदियों द्वारा काट करके कई मार्ग इसमें बना लिए गए हैं जिससे आवागमन इस एक तरफ से दूसरी तरफ होता है। नेक्स्ट जो पांचवा अंतर है वह यह है कि संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है वह संपूर्ण इकाई है। पश्चिमी घाट एक संपूर्ण इकाई है। वहीं पूर्वी घाट में एकरूपता नहीं पाई जाती है। इसमें एकरूपता है, इसमें पूर्वी घाट में एकरूपता नहीं है। छठे नंबर की विशेषता यह है कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली बहुत बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्रोत है। वहीं पूर्वी घाट किसी भी बड़ी नदी का उद्गम स्रोत नहीं है। सेवेंथ अंतर यह है कि पश्चिमी घाट जो है अरब सागर से आने वाली पश्चिमी घाट जो है अरब सागर से आने वाली पवनों के लिए, जिसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और ये गर्मी ऋतु में आता है, उसके लंबवत पड़ता है जिससे कि पश्चिमी तट के सहारे भारी वर्षा होती है। वहीं पूर्वी घाट जो है पूर्वी बंगाल जो मानसून की एक शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, उसके ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून का ही भाग है उसके ये समानांतर है जिससे कि यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी तट के सहारे अधिक वर्षा होती है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी घाट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के लंबवत पड़ता है। वहीं पूर्वी घाट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर पड़ता है। ये अंतर हो गया। 8 नंबर का अंतर यह है कि पश्चिमी घाट की औसत लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। वहीं पूर्वी घाट की औसत लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है। जो एक और महत्वपूर्ण अंतर ये है जो 9 नंबर का कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचाई वाली चोटी वह कुद्रमुख है। वहीं महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और जो 10th नंबर का जो 10वें क्रम का अंतर यह है कि पश्चिमी घाट जो है वह क्रमबद्ध है। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, कंटिन्यूअस फैला हुआ है, क्रमबद्ध है। यह जो है विखंडित है। इससे पहले की टॉपिक की तरह है कि जहाँ चूँकि हम देखे थे कि नदियाँ जो है कई मार्गों का निर्माण करती है पूर्वी घाट में, चूँकि पूर्वी घाट नदियों ने काट दिया था। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक अंतर है, लेकिन एक पॉइंट बनेगा प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 10वां नंबर का ये है कि यह क्रमबद्ध है और पूर्वी घाट जो है विखंडित है। 11 नंबर का अंतर ये है कि पश्चिमी घाट में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर लावा निक्षेप है, जबकि दक्षिण में ग्रेनाइट का निक्षेप है। पश्चिमी घाट में 16 डिग्री अक्षांश के उत्तर में लावा का निक्षेप है, जबकि दक्षिण में ग्रेनाइट का निक्षेप है। वही जब पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट में पर ये महत्वपूर्ण अब अंतर है। पश्चिमी घाट पर भ्रंशन क्रिया से हुआ है, इसलिए इसे भ्रंशोत्तर पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट जो है वह जो है
भ्रंशन क्रिया के द्वारा हुआ है, हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे। इसी कारण इसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। वही पूर्वी घाट में किसी प्रकार के भ्रंश की कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती है। जो 13 नंबर का अंतर यह है कि पश्चिमी घाट पर जो है जलप्रपात अधिक है, पश्चिमी घाट पर जलप्रपात अधिक है, वहीं पूर्वी घाट पर जलप्रपात कम देखने को मिलते हैं। 14 नंबर ये है, 14 नंबर कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल खड़ा है और पूर्वी ढाल मंद है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल खड़ा है, पूर्वी ढाल मंद है। वहीं जब पूर्वी घाट की बात करते हैं तो दोनों पार्श्व जो है समान ढाल के हैं, दोनों पार्श्व जो है समान ढाल के हैं, मतलब पूर्वी घाट का पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों समान ढाल के हैं। वही पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल जो है खड़ा है और पूर्वी ढाल मंद है। जो अंतिम अंतर है दोनों के बीच में 15 नंबर का, वह यह है कि पश्चिमी घाट के सहारे जो है काली एवं लेटराइट मिट्टी का निक्षेप है, काली एवं लेटराइट मिट्टी का निक्षेप है। वहीं पूर्वी घाट के सहारे जो है लाल मिट्टी का ज़्यादा निक्षेप देखने को मिलता है। तो ये था पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के 15 पॉइंट को लेकर के अंतर। अब हम एक एक पॉइंट को बारी बारी से समझने का यहाँ कोशिश करेंगे। आइए हम पॉइंट के अंतर के पॉइंट के पहले नंबर को यहाँ हम देखते हैं। पहला था कि पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समानांतर है, उत्तर दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये हमको पता है कि यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, ये वहाँ पर नर्मदा है, यहाँ पर ये ताप्ती है, यहाँ पर ये नर्मदा है। ये नर्मदा यहाँ प्रभावित होती है, यहाँ से ये ताप्ती प्रभावित होती है। तो ताप्ती, तो देखिए इसके दक्षिण से लेकर के यहाँ तक ये कंटिन्यूअस फैला हुआ, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। तो इसके समानांतर एकदम ये फैला हुआ है। भूगोल में समानांतर का मतलब ज्योमेट्री के समानांतर नहीं होता है। यहाँ पर समानांतर में का मतलब ये होता है कि उसके सहारे फैली हुई है, ऊपर से जब तक है ये पूरी तरह लिनियर नहीं होता है, ये थोड़ा सा उसमें बेंडिंग रहता है। भूगोल में इसको भी समानांतर ही कहा समझा जाता है। और अब देखिए पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट के समानांतर है, ये उड़ीसा से कन्याकुमारी तक। देखिए ये हमारा उड़ीसा है, ये हमारा उड़ीसा राज्य यहाँ पर है, और यहाँ पे ये हमारा यहाँ पर नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ी है नीलगिरी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो आता है नीलगिरी पर मिलने से पहले जो है पूर्वी घाट जो है पंचमलाई, कई पूर्वी घाट में कई शाखाओं का निर्माण हो, जैसे कि पंचमलाई, नल्ला मलाई, जावदी, सेवराय, ये सब कई जो है शाखाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि यहीं पर ये सारी की सारी है। नल्ला मलाई, अन्ना मलाई सब यहीं पर है, सॉरी अन्ना मलाई नहीं, नल्ला मलाई यहीं पर है वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट अंतर को समझते हैं। नेक्स्ट अंतर ये है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की, वह कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी जो है अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, 2695 मीटर। जबकि यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है दोदा बेटा जो है वह 2637 मीटर है। दोनों में ऊंचाई का अंतर कम ही है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है पश्चिमी घाट की। वैसे पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुदी है 2695 मीटर। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशी हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के बाद यहाँ पर हिम नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई कम है। अगर यही ऊंचाई 5500 मीटर से अधिक होती तो इस अनाईमुदी पर हिम देखने को मिलता है, लेकिन ये 5500 मीटर से कम ऊंचाई है, इसीलिए यहाँ किसी प्रकार का हिम देखने को नहीं मिलता है पश्चिमी घाट पर। वैसे पूरे प्रायद्वीपीय भारत में भी नहीं है। और जो नेक्स्ट पूर्वी घाट की जो विशेषता है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई हम लोग देख चुके हैं कि 600 मीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, यह 1501 मीटर है। ये कितना है? 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर का अंतर है। तीसरे नंबर का अंतर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि
औसत चौड़ाई जो है पश्चिमी घाट की वो 50-80 किलोमीटर है, और इसका जो है औसत चौड़ाई जो है 100 से 200 किलोमीटर है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखने से लग रहा है कि हाँ इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई जो है कम है, और पूर्वी घाट की चौड़ाई जो है ज़्यादा है। देखिए ये ज़्यादा है, इसकी विस्तार जो है पूर्वी घाट का वो ज़्यादा है, और पश्चिमी घाट का कम है। तो ये हो जाएगा 50 से 80 किलोमीटर के बीच, और ये जो है 100 से 200 किलोमीटर के बीच जो है वो है इसका पूर्वी घाट की चौड़ाई। तो चौड़ाई को लेकर के भी दोनों में अति महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। जो चौथा नंबर है वह है कि पश्चिमी घाट जो है दीवार की भांति खड़ा है, जिसमें केवल दरों द्वारा पार किया जा सकता है। दीवार की भांति खड़ा है पश्चिमी घाट, ये जो है पश्चिमी घाट जो है वो दीवार की भांति खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है। लेकिन जो पूर्वी घाट है वह जो है कई नदियों ने इसको काट करके मार्ग बना लिया है, और इसकी ऊंचाई भी कम है और चौड़ाई भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि यहाँ ढाल जो है मंद है, यहाँ पर क्या है, ढाल मंद है। वहीं पश्चिमी घाट का जो है ढाल अधिक तीव्र है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है दोनों नदियों के, दोनों घाटों के बीच में। अब जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पर बात करने से पहले एक बात ये भी देखना समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं कि देखा हमने अभी कि यह दीवार की भांति खड़ा है, इसमें कई दरों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा पश्चिमी घाट का ये इलाका है, और पश्चिमी घाट के जब हम बात करते हैं तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, और इस पश्चिमी घाट पर जो ये दर्रे हैं, एक दर्रा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं दर्रों के द्वारा जो है पश्चिमी घाट के जो है उसमें जो दर्रा है उसके द्वारा पश्चिमी तट एवं शेष भारा से संबंध स्थापित होता है। जैसे यहाँ पर ये जो है, ये जो दर्रा है उसको हम लोग बोलते हैं थाल घाट। ये जो दर्रा है उसको हम लोग बोलते हैं थाल घाट। ये थाल घाट जो है यह मुंबई एवं थाने के बीच को संबंध स्थापित करता है। मुंबई एवं थाने यहाँ के लिए यह जो है मार्ग प्रदान करता है, मुंबई एवं थाने। इसके बाद थाल घाट के बाद जो है 15 नंबर ये है भोर घाट। ये जो है मुंबई एवं पुणे के बीच राजमार्ग प्रदान करता है, या किसी प्रकार आने जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे ये जो हम जानते हैं कि ये जो है ये हमारा ये है मुंबई, ये हमारा हो गया मुंबई। तो थाल घाट मुंबई से थाने, भोर घाट मुंबई से पुणे, ये राजमार्ग पर। अच्छा, दारा क्या है? दारा ये जो है नदियों के द्वारा निर्मित जो मार्ग होता है उसी को हम लोग दारा कहते हैं। अब जो ये जो दर्रा है 16 नंबर को, उसे हम लोग बोलते हैं पाल घाट। इसे हम लोग बोलते हैं पाल घाट। ये भी जो है कन्याकुमारी, ये भी जो है केरल के पश्चिमी भाग को तमिलनाडु से जोड़ता है, या केरल के पूर्वी भाग को जोड़ता है। ये सबसे दक्षिण में है, उसे सेनकोटा कहते हैं। ये सेनकोटा जो है यह भी जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। तो थाल घाट एवं पाल घाट एवं सेनकोटा दोनों जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम ये करता है। दोस्तों 8th, 9th और 10th नंबर का जो पॉइंट है उसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग अब 11th नंबर पॉइंट को देखते हैं। 11th नंबर पॉइंट जो है वो बताता है कि पश्चिमी घाट में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर लावा निक्षेप है, जबकि दक्षिण में ग्रेनाइट का निक्षेप है। तो जब ये मानचित्र को हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश, 12 डिग्री अक्षांश, 14 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश। ये 16 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है हमारा 16 डिग्री अक्षांश। देखिए गोदावरी कृष्णा के बेसिन से इधर से गुजरता है ना, ये यहाँ से, ये लगभग ये गोवा वाला इलाका है, वहाँ से ये
गुजरता है। तो इसके उत्तर में ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर काली मृदा का निक्षेप, हम लोग जानते हैं ये इससे काली मृदा का ये इलाका जो है काली मृदा का ये है। और इसके दक्षिण में ये जो है यहाँ पर ग्रेनाइट की बहुलता है, इस सब में यहाँ पर ग्रेनाइट की बहुलता है। जब हम लोग पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट में हम देखते हैं कि यहाँ पर चारकोलाइट, क्वार्टजाइट, खोंडोलाइट नामक चट्टानों का यहाँ पर निक्षेप ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इस मानचित्र में दिखाया गया, देखिए महानदी है, महानदी के दक्षिण में ये जो है यहाँ पर जो है किस प्रकार की चट्टानों की यहाँ पर बहुलता है। तो इसमें से कुछ चारकोलाइट है, कोई खंडोलाइट है, कोई क्वार्टजाइट है, इस प्रकार के चट्टानों का यहाँ पर निक्षेप देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट अंतर को, 12 नंबर अंतर जो है वह है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी पार्श्व का विकास भ्रंशन क्रिया से हुआ है, जिससे इसे भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। हुआ क्या है कि जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो है वो भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप जो है वो नीचे की तरफ खिसक गया है, और नीचे की तरफ खिसकने के कारण यहाँ पर जो है भ्रंश का निर्माण हो गया है। ये जो है ये हमारा ये भ्रंश का यहाँ पर निर्माण हो गया। ये पूरा का पूरा भाग इसी का यहाँ पर था, ऐसे जुड़ा हुआ था। लेकिन हुआ क्या है कि ये पार्ट जिससे जुड़ा हुआ था, लेकिन हुआ क्या है कि ये भूगर्भिक हलचल के फलस्वरूप ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये पार्ट जो है टूट करके अलग हो गया, जिसके कारण यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हुआ है, भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप, और जिसके कारण यहाँ पर ढाल भी काफ़ी तीव्र हो गई है। और इस प्रकार यहाँ जो ये पर्वत जो पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है, इस पश्चिमी घाट को भ्रंशोत्तर पर्वत भी कहा जाता है। वहीं पूर्वी घाट की जब बात करते हैं तो पूर्वी घाट की उत्पत्ति जो है वो एक जियोसिंक्लाइन से होती है, और भूगर्भ शास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है कि प्राचीन एंशियंट जो हमारा पेनिनसुलर है, एंशियंट इंडिया जो है पेनिनसुलर जो है, जब गोंडवाना लैंड से जब फॉर्मेशन शुरू हुआ भारत के बनने का, जो इसी इंडियन कॉन्टिनेंट का बनने का जब निर्माण शुरू हुआ पेनिनसुलर इंडिया से, उस क्रम में क्या हुआ था कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उस पर 5 जो है मेजर जियोसिंक्लाइन थे। एक जियोसिंक्लाइन का नाम था धरवाड़, पहला जियोसिंक्लाइन जो था उसको बोलते हैं धरवाड़ जियोसिंक्लाइन। दूसरा जियोसिंक्लाइन था उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन। जो थर्ड था जियोसिंक्लाइन था उसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा जियोसिंक्लाइन। जो फोर्थ जियोसिंक्लाइन था उसको हम लोग बोलते हैं अरावली जियोसिंक्लाइन। और जो फिफ्थ था उसको हम लोग बोलते हैं देलही जियोसिंक्लाइन। तो इसी जियोसिंक्लाइन में से जो ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन था, इसी ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन से हमारा ईस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अंतर का। नेक्स्ट अंतर जो है, अब 13 नंबर का पॉइंट भी सिंपल सा था, इसीलिए उसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो 14 नंबर का जो अंतर है, तो 14 नंबर का अंतर ये है दोनों में, वह ये है कि जो अभी जस्ट उससे पहले वाले से जुड़ा हुआ है, जो 12 नंबर का पॉइंट था कि भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप पश्चिमी घाट में भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण हुआ है। तो जब भ्रंशन की क्रिया हुई है तो भ्रंशन की क्रिया जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ही हुई है, और ये पार्ट खिसक करके जब नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर ये ढाल क्या हो गया है, वो लगभग खड़ा है। वही पूर्वी ढाल जो है वो मंद है, ये पूर्वी ढाल मंद है और पश्चिमी ढाल खड़ा है, क्योंकि भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप वहाँ भ्रंशोत्तर पर्वत का भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। और ये जो है पूर्वी घाट का जो है ये दोनों पार्श्व समान ढाल के हैं। पूर्वी घाट के दोनों पार्श्व जो है समान ढाल के, क्योंकि जियोसिंक्लाइन से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, और जियोसिंक्लाइन में मलबा का जब जमाव हुआ था और वो जियोसिंक्लाइन जो है दोनों तरफ से समान संकुचन बल के द्वारा वो दबता चला गया है, संकुचित होता चला गया है, इसलिए दोनों पार्श्व जो है पूर्वी घाट के समान है। वहीं पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो भ्रंशन क्रिया से के फलस्वरूप बना है, इसीलिए वहाँ पर वो ढाल जो है वो खड़ा हो जाता है। और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में किसी प्रकार की भ्रंशन क्रिया नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये ढाल जो है वो मंद हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अंतिम अंतर की तरफ। अंतिम अंतर की तरफ ये है कि 15 नंबर का अंतर जो है वह ये है कि पश्चिमी घाट पर काली ओलेट्राइट मृदा का ज़्यादा निक्षेप है।
पश्चिमी घाट पर काली एवं लेटराइट मृदा का ज़्यादा निक्षेपण है। वही पूर्वी घाट पर लाल मृदा का निक्षेपण है। पूर्वी घाट पर लाल मृदा का। अब देखिए जो काली मृदा का इलाका है वो ये है। देखिए पश्चिमी घाट के सहारे यहाँ पर ये जो है काली मृदा, देखिए पूरा ये हम लोग यहीं से हम लोग बात कर रहे थे 16 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग देखा था कि उस समय काली मृदा थी। दक्षिण में हम लोगों ने वहाँ बोला था कि ग्रेनाइटिक चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइटिक चट्टानें हैं, लेकिन हम लोग चट्टान के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब मृदा की बात कर रहे हैं तो इसमें से यहाँ पर उत्तर में क्या हो गया, यहाँ पर काली मृदा, और दक्षिण में यहाँ पर क्या हो गई, लेटराइट मृदा। पता है कि यहाँ पर लेटराइट मृदा कर्नाटक वगैरह में हम लोग जानते हैं कि काजू वगैरह ज़्यादा खेती होती है, मसाला ज़्यादा खेती होती है, और हम जानते हैं कि लेटराइट मृदा से ही होती है। तो यह स्पष्ट होता है कि उत्तर में काली मृदा, दक्षिण में लेटराइट मृदा है। अब पूर्वी घाट में यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है लाल मृदा का निर्माण हुआ। लाल मृदा के निर्माण के लिए चट्टानों का, ऑक्साइड चट्टानों का होना जरूरी है, और ऑक्साइड चट्टानें जब टूटती है उसी से लाल मृदा का निर्माण होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये लाल मृदा का इलाका है, ये लाल मृदा का क्षेत्र है। तो पूर्वी घाट पर लाल मृदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लेटराइट चट्टानें नहीं है या कोई अन्य प्रकार की चट्टानें नहीं है, मृदा नहीं है, सिर्फ लाल ही मृदा है। लेटराइट मृदा भी है, अन्य मृदाएँ भी है, इसे डायग्राम से भी देखने से पता चल रहा है। लेकिन बहुलता जो है वो पूर्वी घाट पर लाल मृदा के है, अब पश्चिमी घाट पर काली मृदा का है, उसके बाद लेटराइट मृदा की प्रधानता है। लेटराइट मृदा पता है कि लेटराइटिक चट्टानों से बनती है, वो वहीं बनती है जहाँ पर कि ज़्यादा वर्षा होती है, वहीं पर ये बनती है। मतलब कि वर्षा के साथ साथ शुष्क मौसम भी होना चाहिए। ज़्यादा वर्षा और शुष्क मौसम माने आर्द्र और शुष्क मौसम वैकल्पिक रूप से जहाँ पर होता है और लेटराइटिक चट्टानें होती हैं, वहीं पर लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो स्पष्ट होता है कि लेटराइट मृदा के निर्माण के लिए दो विशेषताओं को होना जरूरी है, एक तो वर्षा और दूसरा उसके बाद शुष्क मौसम। मतलब वर्षा और शुष्कता का वैकल्पिक मौसम आते रहना चाहिए, और दूसरा लेटराइटिक चट्टान होना चाहिए, वहीं पर लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, जिसके लिए ये इलाका उपयुक्त है। यहाँ भी स्थिति बनती है। और काली मृदा हम जान ही चुके हैं, ये फिशर रेफरेंस से बना है काली मृदा का क्षेत्र, जिसे डक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, और लाल मृदा का ये इलाका है। थैंक यू दोस्तों, ये जो टॉपिक था उसी से बातों को यहाँ रखा गया है, नहीं तो बाकी अन्य चीज़ें भी डायग्राम में थी। और नेक्स्ट जब आएगा बताया जाएगा सवाल, तो उसमें इसकी चर्चा की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।